गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम लोग डायपोल पढ़ रहे हैं। डायपोल के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, वो स्टेबल कब कहलाता है, वो अनस्टेबल कब कहलाता है। डायपोल की सारी बातें हो गई। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डायपोल को यदि स्टेबल वाली जगह से हल्का सा हिला दें, ठीक है, डायपोल को स्टेबल वाली जगह से हल्का सा हिला दें तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए कि कहाँ तक हम कर चुके हैं उसके अंदर। तो ये पिछली क्लास में हम ये वाली स्थिति पे थे, ये पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? अब इसके अंदर ये देखें कि किस स्थिति में इक्विलिब्रियम स्टेबल है, किस स्थिति में इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो ये बताएं कौन से में दिख रहा है आपको। केस नंबर 3 में दिख रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और केस नंबर 4 में कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तुम एक चीज़ ये समझो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा हिला दें और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा हिला दें, या केस नंबर 1 से लेके 6 5 तक किसी में भी थोड़ा सा हिलाएं तो क्या क्या होएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से समझाना चालू कर रहा हूँ। इसको यदि मैंने थोड़ा सा हिला दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, तो ये प्लस वाला इस माइनस के पास आ जाएगा। भाई इधर साइड तो प्लस होता है, इधर साइड माइनस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इधर कर दिया तो प्लस वाला माइनस के पास आ जाएगा। अब माइनस के पास आ जाएगा तो अब जाना नहीं चाहेगा, और जाते जाते ये यूं करके ऐसा हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि वो केस जो बनना चाहेगा वो ये वाला केस बन जाएगा। अरे ऐसा ही तो है ना भाई, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, प्लस वाला माइनस के पास जाना चाहता है, माइनस प्लस के पास जाना चाहता है, तो जो सीधी चीज़ है ये टेढ़ी होती जाएगी, और टेढ़ी होते होते बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी। और जब बिल्कुल ही ऐसी हो गई तो यही केस बन गया ना। इसका मतलब आना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही चाहता है। ठीक है, सबकी इच्छा जो है वो चाहत क्या है? चाहत है चाहत, इच्छा क्या है? केस नंबर 3। तो ये भी ऐसे ही है, ये केस नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस वाले को देखो, इसको मैंने अगर हल्का सा इधर हिला दिया तो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये माइनस प्लस के पास आ जाएगा और ये प्लस माइनस के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये भी गोल घूम जाएगा ऐसा, और यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा, तो फिर ये वही वाली स्थिति पे आ जाएगा जो सबकी चाहत है, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 तो केस नंबर 3 है। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला केस देख लें, फिर ये वाला देखेंगे। इस वाले में जैसे ही छोड़ा तो ये वाला प्लस है और इधर साइड माइनस है, ये अपने आप इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी केस नंबर 3 बना देगा, ये वाला। अब तुम्हारे पास कौन सा बचा? ये। अब इसको हल्का सा हिला के देखो, क्योंकि ये दो इक्विलिब्रियम्स हैं। ठीक है, बचे हुए इक्विलिब्रियम थे ही नहीं, इक्विलिब्रियम थे ही नहीं, इसका मतलब वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये दो इक्विलिब्रियम है जिसमें नेट फोर्स जीरो है। अब इसमें ये वाला केस देखें कि अगर मैं इसको हल्का सा हिलाऊं इसे, ठीक है, तो हल्का सा हिलाऊं तो नई पोजीशन बना के बताता हूँ कैसी बनेगी। ये जो डायपोल है ये ऐसा था, अब ये डायपोल की नई पोजीशन जो है वो यूं हो गई, हल्का सा हिलाया ने ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, हल्का सा हिलाया। अब देखो, जैसे ही माइनस अलग हुआ इससे, तो उस केस में इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगने लगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स इधर लगाएगा और एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स इधर लगाएगा। इसका मतलब ऐसे जेड टाइप का फोर्स लगने लगा। अरे ये प्लस वाला माइनस से अट्रैक्ट होगा और ये वाला तो माइनस ही है, ये वाला इस प्लस से अट्रैक्ट होगा, इस प्लस से, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस से। तो ये वाला जब माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस से अट्रैक्ट होगा और ये प्लस वाला जब माइनस से अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर और ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये वापस गोल घूम जाएगा, और गोल घूम जाएगा तो इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर से केस नंबर 3 बन जाएगा। इसका मतलब हर व्यक्ति, हर डायपोल, हर केस में केस नंबर 3 बनना चाहता है। कुल मिला के बात समझ में आई। इसीलिए इसको बोला है कि ये स्टेबल है, यानी ये और कुछ नहीं चाहता, ये यही चाहता था और ये यही है। बाकी सब ये चाहते कुछ और थे और बन कुछ और गए हैं, इसलिए ये बार बार जब भी फोर्स लगाओगे वापस ऐसा ही बनना चाहेंगे। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गए तो इनमें से किसी को भी डिस्टर्ब करोगे एक्सेप्ट नंबर केस 3, ये सब के सब परमानेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होके ये ऑसिलेशंस नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन केस नंबर 3 को देखो, केस नंबर 3 में हल्का सा डिस्टर्ब करके देखो इसको। तो ये ऊपर बना रहा हूँ मैं, हल्का सा डिस्टर्ब करके यूं किया मैंने, ये माइनस क्यू इधर आया और प्लस क्यू इधर आया, मैंने डिस्टर्ब किधर कर दिया? इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया यूं। आ रही बात समझ में? पहले कैसा था? सीधा था, मैंने हल्का सा घुमाया, इधर कर दिया, तो माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया,
प्लस क्यू थोड़ा नीचे हो गया। अब क्या होएगा कि इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इस साइड, क्योंकि इधर साइड प्लस बैठा हुआ है, और इस प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इस साइड, क्योंकि इस साइड माइनस बैठा हुआ है। तो ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, और ये डायपोल वापस उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में था। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पे ये रहना ही चाहता था, बाकी सब जगह पे वो रहना नहीं चाहता था। एक ही स्थान था जहाँ पे वो रहना चाहता था, और उसी से अपन ने उसको डिस्टर्ब किया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया, इसका मतलब ये जगह है परमानेंट स्टेबिलिटी की, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसको हिला नहीं सकते, स्टेबल है ये, और हिलाने की कोशिश करोगे तो वापस आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी चार्ज होगा ना उसमें मास होगा। मास होगा तो क्या होगा कि जैसे तुमने यूं किया ना उसको, तो ये आना तो चाहता है इधर साइड, और यहाँ आके रेस्ट करना चाहता है जैसे कि अभी है। लेकिन क्या होता है कि ये जब यहाँ से यूं आता है ना, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है। क्या शब्द मैंने बोला? ओवरशूट। ओवरशूट यानी उससे बाहर निकल जाता है, उससे बाहर निकल जाता है और इधर पहुंच जाता है। और जब ये इधर पहुंच जाएगा तो इधर साइड हो जाएगा प्लस, इधर साइड हो जाएगा माइनस, इधर साइड हो जाएगा प्लस। तो ये वापस से इधर आने की कोशिश करेगा, और इस चक्कर में ये अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन करेगा जैसे पेंडुलम करता रहता। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहता हूँ मैं। तो किसी भी केस में ऑसिलेशंस नहीं होंगे, सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ही ऑसिलेशन होते हैं। पूरा का पूरा एसएचएम चैप्टर एक ही केस में होता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है तो एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेशन ही नहीं करेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा और परमानेंटली हिल जाएगा। लेकिन जैसे मान लो मैंने बोला ये पेंडुलम, मैंने इसको यूँ लटका दिया, अब ये अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये जाना ही नहीं चाहता, इसके अलावा ऐसे ही रहना चाहता। तुमने बोला कि इधर आ जा, तो बोला नहीं वापस आऊँगा। और वापस आऊँगा तो कभी कभी क्या होता है, झटके से इतना एनर्जी आ जाती है कि थोड़ा एक्स्ट्रा निकल जाता है आगे। फिर उसको याद आता है कि मेरा घर तो इधर था बीच बीच में, तो वापस इधर आने की कोशिश करता है। और फिर अगर मान लो कि पेंडुलम है तो उस केस में वो परमानेंट ऑसिलेशन करने लगेगा जब तक एनर्जी का लॉस नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एसएचएम नाम का चैप्टर बना ही स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। तो जब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा एसएचएम नहीं होगा, इनमें से कोई से भी केस में नहीं होगा एक्सेप्ट केस नंबर 3। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर केस नंबर 3 से इसको डायपोल को हल्का सा ऐसे कर देंगे तो ये यूं यूं करेगा। तो जब ये एसिलेशन यूं यूं करेगा तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। और हल्का सा किया है, हल्के से में बहुत वो है। अगर तुमने ज़्यादा ऑसिलेशन यूं कर दिया तो वो ऑसिलेशन करता है पर एसएचएम नहीं होता, और तुमने हल्का सा किया तो ये एसएचएम भी होगा और ऑसिलेशन भी होगा, क्योंकि एसएचएम तो ऑसिलेशन होता ही है पर हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता। ठीक है, फिर से सुने, ज़्यादा जम के कभी भी उसको धक्का नहीं दिया जा सकता। ज़्यादा जम के धक्का दोगे ये यूं यूं करेगा, बट इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या कंडीशन है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन वो तभी होता है जब पेंडुलम को हल्का सा, तुमने 11th क्लास में पेंडुलम का डेरिवेशन किया होगा ना, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। उसमें नहीं बोलते कि इसको ज़्यादा ऊंचा लेके यूं मत छोड़ो जैसे कि बच्चे झूला लेके पीछे छोड़ देते, उसमें मजा आता है। लेकिन इसमें एसएचएम नहीं होता, हल्का सा ऑसिलेशन, इतना छोटा कि थीटा इतना छोटा हो कि साइन थीटा निग्लिजिबल हो। आई बात समझ में? क्योंकि हम ऐसा ही डेरिवेशन करते हैं, साइन थीटा को इक्वल टू थीटा कर देते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ छोटे एंगल्स पे कर सकते हैं, 2 4 5 डिग्री ऐसे। 40 डिग्री 50 डिग्री लगभग के पीछे खींच दिया, 90 डिग्री छोड़ दिया, तो फिर वो ऑसिलेशंस करेगा, मज़ा आएगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। फिर उसका टाइम पीरियड निकालना इस मेथड से संभव नहीं हो पाएगा जिससे अपन टाइम पीरियड निकालते हैं एसएचएम का। ठीक, तो आप क्वेश्चन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक पड़ा हुआ है पेंडुलम, उसकी चाहत ये थी कि वो इसी में पड़ा रहा है, लेकिन हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसने ऑसिलेशंस करना चालू किए, हमने हल्का डिस्टर्ब किया, उसने स्मॉल ऑसिलेशन करना चालू किए। तो अब ये बताएं कि उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, और वो जो चार्जेस हैं उनके मासेस दे रखे हैं, एम और एम, क्योंकि चार्ज है तो मास तो हो गई, ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ मास होगा उसका, तो मास भी दे रखे हैं उसके। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिख लें, सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, an electric dipole is formed by attaching two particles each of mass m having charges minus q and plus q of the two ends of the light rod L. The dipole is placed in uniform electric field E parallel to it. The dipole is slightly rotated about the center and released. Find the time period of SHM if rotating angle is small. वही बात है जो अभी अपन कर रहे थे, तो इसको अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम बना दें भाई। सबसे पहले क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सीधे लाइन से, तो ये हमने लाइन खींच दी, 1
2 3, 3 ही काफ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाना। अब क्या किया है कि इसके ऊपर एक डायपोल डाल दिया, ये डायपोल, ये तुमने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को तुमने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। इधर साइड है प्लस क्यू चार्ज और इधर साइड माइनस क्यू चार्ज, और इसने एंगल बना रखा है थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे ख़त्म होती है। ठीक, अब जब इसको इस पर रखोगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर साइड, और ये वाला फोर्स इधर साइड लगेगा, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम में पोजीशन में लाने के लिए इसको एक टॉर्क रिक्वायर्ड है, टॉर्क। तो जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है तो वो तुम कैलकुलेट कर चुके हो, इट इज़ पी ई साइन थीटा। और जब ये मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है तो अपन इसके आगे माइनस लगा सकते हैं। माइनस का मतलब होता है कि मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। ये इधर साइड पॉजिटिव टॉर्क था, ये इधर साइड लाने की कोशिश करेगा, तो इधर साइड इसको हमने बोल दिया नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस पी साइन थीटा। वैसे इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड जो है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, बाद में छोड़ देंगे इसको। ये सिर्फ ये बोलता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, तो नेगेटिव शोज दैट it is restoring torque towards mean position, restoring torque towards mean position। ठीक, अब ये जो टॉर्क लगेगा इसमें इसने पहले ही बोल दिया है कि एंगल इज स्मॉल। ये बोलना बहुत जरूरी है, एंगल इज स्मॉल। यदि एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ एंगल इज स्मॉल। ये पूरे फिजिक्स में होता है। क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि साइन की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ये दोनों की वैल्यूज सेम ही आती करीब करीब। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज स्मॉल। कभी तुमको कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, इसमें ज़ीरो पुट कर देना है। तो ऐसे याद रखना है इसको, साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। और टेन ज़ीरो क्या होता है, 0। तो यदि वो बोले कि थीटा स्मॉल है, ठीक है, थीटा इज स्मॉल, यदि ऐसा बोला उसने, तो थीटा स्मॉल है ना, 0 के आसपास है, तो 0 के आसपास है तो मैंने 0 ही लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना, ट्रिक है इसकी, इसको ऐसे कर देना, थीटा 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 थीटा, ये थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना। ये ट्रिक क्या बोलती है कि अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को बनाना है क्या, साइन थीटा को बनाना है क्या, थीटा। कॉस थीटा को बनाना है 1। थीटा स्मॉल हो ना तो कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, और थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और जब इसको ये लिख सकते हैं तो एक बार ये सा भी यूज़ में आएगा तुम्हें फिजिक्स में कि साइन थीटा को कभी कभी हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो साइन थीटा थीटा के बराबर है, अरे है कि नहीं, साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, तो ये वाला भी इसके बराबर होना चाहिए ना, इसलिए साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, ये भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए हम इस तरीके का अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज थीटा इफ एंगल इज स्मॉल ले लिया मैंने। तो इससे मुझे टॉर्क क्या मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा मिल गया। ठीक है, जब मैंने थीटा स्मॉल कर दिया तो ये साइन थीटा हटा दिया तो ये कितना बचा, माइनस पी थीटा। अब बताओ पी क्या है, अरे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू 12। याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब चार्ज इंटू 12 लेना है, बेसिकली 12 लेंथ थी, अब यहाँ पे उसने लेंथ L बोली है कि 2L बोली है, ये ध्यान से रख लेना। तो टू एंड्स ऑफ द लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, यानी कि रॉड की लंबाई ही L है। ठीक है, लाइट रॉड मतलब उसका मास नहीं है, सिर्फ पार्टिकल्स का मास है। ठीक है, तो इस वाले केस में रॉड की लंबाई ही L है, तो इसको 2L की जगह L कर लेना, क्योंकि उसने L दिया, अपन 2L लेते 2L कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो इससे हमको टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू L इंटू E इंटू थीटा, ये टॉर्क आ गया। अच्छा, अब एक तुम्हें 11th क्लास का फॉर्मूला चाहिए, क्लास 11th का एक फॉर्मूला टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये एक 11th क्लास का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रोटेशनल मोशन में आता है।
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो टॉर्क की वैल्यू होती है आई इंटू अल्फा। ठीक, अब ये फॉर्मूला हम इसके अंदर लगा देंगे, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लगाया टाउ की जगह लिखा, मैंने टाउ की जगह लिख दिया पुट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टाउ की जगह मैं आई अल्फा पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आई अल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू एल इंटू ई इंटू थीटा। यहाँ तक समझ में आई सबको बात। अब इसके अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखना, चल माइनस छोड़ दिया बीच में मैंने, ठीक है चलेगा, वो माइनस छोड़ दिया, लगाना हो तो लगा लो। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये वाला जो आया है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अगर इसका निगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट होता है तो ये अपने आप में एसएचएम की कंडीशन है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस क्यू एल ई अपॉन क्या आया, कैपिटल आई, और इधर साइड क्या आया, थीटा आया। इसके अंदर से ये सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ माइनस साइन देखो और ये देखो, तो अल्फा यदि माइनस के, अल्फा यानी क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यदि प्रोपोर्शनेट है निगेटिव ऑफ थीटा के, ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निगेटिव थीटा के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। ठीक है, और अगर ये एंगुलर एसएचएम है तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एंगुलर एसएचएम की, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ऐसे में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये काय का फॉर्मूला है, ये एसएचएम का। अब तुमको अगर कठिन सा लग रहा हो तो इसका मतलब तुमने 11th में ढंग से तैयारी नहीं करी, और अगर ये फॉर्मूले ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते तो जब एसएचएम चैप्टर रिवीजन होगा तो उस वाले केस में पढ़ लेना उसको, या फिर फॉर्मूले की कॉपी बना ली हो तो उसमें देख लो। ये टाइम पीरियड किसका है, एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड है, एंगुलर एसएचएम का। ठीक, अब इसके अंदर थीटा बाय अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, थीटा बाय अल्फा के, लेकिन उसके पहले हमें आई रखना पड़ेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर 11th का एक रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, 11 12 सब मिक्स हो जाती है भाई, फिजिक्स बनाने वालों ने ऐसे अलग अलग थोड़ी बनाई थी, वो तो सब मिक्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो यहाँ पे देखें इस वाले का, ये रॉड है और लाइट रॉड है, तो इसका मतलब पार्टिकल ये देखा जाए तो दो कोने पे पार्टिकल लगे, दोनों का मास m है और रॉड l लंबी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो इसका मतलब ये ऐसा है कुछ केस, ये एक पार्टिकल और उसके बाद रॉड, लाइट रॉड, और उसके बाद फिर से क्या, दूसरा पार्टिकल, इसका मास m, इसका मास m, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई l, और रॉड जो घूम रही है वो अपने मिड एक्सिस पे घूम रही है इस तरीके से, तो ये पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं। अब ये इस तरीके के सिस्टम का से पार्टिकल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, याद है एम आर स्क्वायर। यहाँ पे इस वाले के लिए आर होगा l/2 और इस वाले के लिए भी आर होगा l/2, क्योंकि ये दोनों l/2 डिस्टेंस पे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का आ जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल के लिए एम आर स्क्वायर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, इसका मतलब एम एल स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, एक चौथाई आधा होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर बाय 2, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक, अब अपन वापस इधर आ जाएं, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमको पुट करना पड़ेगा, तो ये पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ से ले जाओ यहाँ पुट कर दो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू एल ई बाय एम एल स्क्वायर, और बाय 2 का 2 ऊपर चला गया इंटू थीटा, क्यू एल ई अपॉन एम एल स्क्वायर बाय 2 2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक एल से एक एल कैंसिल, तो तुम्हारे पास जो अल्फा आया वो क्या आया, माइनस 2 क्यू ई बाय एम एल इंटू थीटा। अब हमको ये बताया है कि यहाँ पे थीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो टाइम पीरियड के लिए थीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालो, तो थीटा ये है, अल्फा ये है, तो थीटा बाय अल्फा यूं करोगे, थीटा इधर अल्फा इधर, तो ये इधर जाएगा, ये अपॉन में आएगा सॉरी, तो एम एल अपॉन 2QE विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बस अब इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 यानी ये वाली,
तो ये वाली के अंदर पुट कर दो इसके अंदर। अब ये वाली में पुट कर दोगे, टाइम पीरियड आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन उसमें माइनस हटा लेना, क्योंकि टाइम माइनस में होता नहीं। तो इस वाली में जब पुट करोगे ना, तो टाइम में से माइनस हटा लेना ये वाला, ठीक है। तो पुट इन वन, वन में पुट करेंगे, वन में पुट करेंगे भाई, ये पहले इधर, उसके बाद नीचे। अब मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे कौन जाए। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, पुट कर दिया मैंने, ml अपॉन 2QE। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये आंसर आ गया। एक बॉक्स बना दें इस आंसर के ऊपर, नहीं तो लाइन बन गई। हाँ, बॉक्स बना दो। तो ये वाला आंसर है टाइम पीरियड का, जब रॉड एल हो जिसके अंदर मास ना हो, पर कोने कोने पे दो चार्ज लगे हों और उनमें मास हो, ठीक है। कभी रॉड की लंबाई 2L दे दे, डी दे दे, तो उस हिसाब से डिराइव कर लेना जैसा भी दे रखा हो, या फिर इसको फॉर्मूला जैसा रट लो, जिसमें याद रखना एल जो है वो लेंथ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केस है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। चलिए नोट कर लें फटाफट इसको, यहाँ से लिखना चालू करें, पॉज का बटन दबा दें, नीचे ले रहा हूँ मैं। चलिए पॉज का बटन दबाएं, और नीचे ले रहा हूँ, दबाएं पॉज का बटन। यहाँ से यहाँ तक की स्टेप के बाद इसको मैंने पुट किया इसमें, ठीक है ना, और इससे ये आंसर आया, और ये आने के बाद यहाँ तक लाया, फिर ये जो आया है इसको पुट किया इसमें, तो इससे t इक्वल टू 2.m/L आया। चलिए दबा दिया आपने पॉज का बटन। चलिए आगे देखें। इसके बाद मान लो कि दो डायपोल दे रखे हैं, दो डायपोल्स, अभी तक एक डायपोल चल रहा था ना, अब दो आ गए। दो डायपोल दे रखे हैं और काफ़ी दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब उनका जो खुद की लेंथ है वो छोटी है, दूरी काफ़ी बड़ी है, और दोनों एक के पास एक ऐसे रखे हुए हैं, जैसे यूँ रखा ना, दूसरा यूँ रखा हुआ। तो हमको ये बताना है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। दूसरी चीज़ हमको ये बताना है कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तीसरा, यदि इसको ऐसे कर दिया जाए, आई बात समझ में, कैसे कर दिया जाए, ये वाले को अगर मान लो कि एक को दूसरे से 90 डिग्री पे कर दिया जाए, एक ये मान लो, एक ये मान लो, तो अगर ये 90 डिग्री पे कर दिया जाए तो उस समय पे इनके बीच में फोर्स क्या होगा, और फिर ये बताना है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें एक 11 का फॉर्मूला बताऊँ फोर्स का। फोर्स इज माइनस du/dx। क्या बोला मैंने, फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने वर्क पावर एनर्जी में कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सीख लो। F इज इक्वल टू माइनस du/dx होता है। फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसके बेसिस पे करेंगे हम, ठीक। चलिए अब लिखना चालू करते हैं। समझा तो दिया ही है मैंने क्या है। देखें क्या बोल रहा हूं मैं, देर आर टू डायपोल्स, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम सीधे। देर आर two small dipoles, two small dipoles placed at a large distance, at a large distance as shown. Find the potential energy, find the potential energy and the force which one dipole exerts on another, फोर्स विच वन डायपोल एक्सर्ट्स ऑन अनदर, लिख लें, ठीक है। अब इसका फिगर बनाना है, तो इसका फिगर बनाना है तो यहाँ पे एक डायपोल बना देता हूँ मैं, पहले तो ये डिस्टेंस बना देता हूँ इनके बीच का, और डायपोल छोटे छोटे हैं,
तो डायपोल बना देता हूँ, ये डायपोल, ये एक डायपोल, ये भी बनाया ना, इतना बड़ा नहीं है, उससे छोटा है, लेकिन चूंकि दिखाना है मुझको तुमको यहाँ पे चार्जेस, तो इसलिए मैंने इतने साइज़ के तो ले ही लिए। ठीक है, या फिर बोलो तो थोड़ी और दूरी पे कर दें, इतनी दूरी पे होने चाहिए जिससे इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो, ये इतने, और इनके बीच में ये डिस्टेंस की लाइन खींचती है। ठीक है, अब डायपोल जो है वो कैसा है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर है, ये P1 है, और इसका डायपोल मोमेंट इधर है, ये P2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितना है, R। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R। चलिए बताएं, क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स विच वन डायपोल एक्सर्ट्स ऑन अनदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, तुम फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फोर्स इज इक्वल टू, अरे बिट जा भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या लगाओगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये याद है ना फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो पहले वाले डायपोल का निकालेंगे इसके ऊपर, और फिर इसके अंदर एफ इज इक्वल टू क्यू ई लगा देंगे। आई बात समझ में। लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज एक नहीं है, इसमें चार्ज जो है वो कैसा है, तो इसमें चार्ज इसका प्लस और माइनस रहता है, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे इसके अंदर। तो फिर कौन सा कंसेप्ट, तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया, याद आया 11 का कंसेप्ट, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, तो ये फोर्स का कंसेप्ट लगाना है इसके अंदर, वो नहीं लगेगा। तो इसके अंदर u क्या है, इट इज़ एनर्जी, और एनर्जी कौन सी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल है क्या, अरे अभी तो निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, याद आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल अभी निकाली अपन ने पिछले लेक्चर में। तो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल निकालनी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। अब ये क्या, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कॉस थीटा है। तो ऐसा सोचो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ, पहले अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनाते थे और उसमें डायपोल यूँ रख देते थे, लेकिन अब क्या बोलना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, 1 का है, लेकिन रखा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का जो एंगल है वो यहाँ आएगा, तो उससे एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। फिर से सुना, सबसे पहली चीज, एनर्जी किसकी निकाल रहा हूँ मैं, सेकेंड की, तो एनर्जी ऑफ सेकेंड, यानी क्या निकाल रहा हूँ मैं, U2। अच्छा, ये जो मोमेंट है, कौन सा मोमेंट कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये किसका है, तो इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका है, सेकंड का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 2 यानी P2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 यानी E1, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो यहाँ आ जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले अपन ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट ऑन सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोटा है ना, डायपोल तो छोटा डायपोल, छोटे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या था, 2p/r³, ये एक्सियल पोजीशन ही है इसके लिए। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक्सियल पोजीशन पे एंड ऑन पोजीशन पे 1/4πε0 2p/r³ था, जिसके अंदर से p की जगह p1 होगा। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ p1, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ p1।
P1 ने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसमें P2 आ गया। P2 आ गया तो उसकी एनर्जी क्रिएट हुई, वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई, तो एनर्जी कितनी क्रिएट हुई, तो एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू माइनस P1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 आएगा, P1 P2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P2, माइनस P2 को माइनस ही P2 रहने दो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या है, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड 1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू निकाल लें और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 को यहाँ रख दें। यहाँ रख देंगे तो इंटू 1/4πε0 2P1 अपॉन आर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद इसमें मुझे लिखना कॉस थीटा। अब ये थीटा थोड़ा सा सोच समझ के लिखें, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर आएगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम रट लोगे उसको, तुम्हें थीटा थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तुम याद करो कि थीटा क्या था, पहले क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड था, ये था, और डायपोल यदि यहाँ था तो हमने थीटा यहाँ से लिया था, और ये प्लस का था, ये माइनस का था। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में ये एंगल था। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो जब ये बनाएगा तो इधर साइड प्लस होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब मैंने बनाया है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। याद है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की माइनस से प्लस होती है। अगर मैं ऐसे माइनस प्लस रख दूँ तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता, तो प्लस प्लस को धक्का देगा इस साइड, और माइनस इस प्लस को खींचेगा इस साइड, लेकिन ये प्लस वाला पास रखा हुआ, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसका डायरेक्शन ये आएगा। अब तुम बोलोगे थोड़ा कम समझ में आया, तो तुमको याद है ना डेरिवेशन डायपोल का जब अपन ने किया था, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, तो उस केस में मैंने यहाँ पे प्लस क्यू इधर माइनस क्यू रखा था, तो प्लस डेल्टा क्यू बोला था। इसको इसने खींचा इधर साइड, तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इलेक्ट्रिक इधर, और प्लस ने प्लस को धक्का दिया इधर, लेकिन ये दमदार था तो इसने खींच लिया, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिया था। ऐसे ही अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिया, क्योंकि हमको ये पता पड़ गया कि यदि उसने क्या दिया है, डायपोल मोमेंट दे रखा है इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस होता है ना, इसका मतलब प्लस इस साइड ज़्यादा पड़ा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, पैरेलल आ गया। अब इसके और इसके बीच में एंगल कितने डिग्री मानोगे, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री, क्योंकि इसका एरो भी इधर है, इसका एरो भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 1 होता है। इससे मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई 1/4πε0, माइनस लगे रहने दो, 2P1P2 अपॉन आर क्यूब। ये मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई इसकी। क्लियर हुई बात। तो एक तो उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली हमने कि ये पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे नंबर पे उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का बोला मैंने। इस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो अब अपने को सेकंड स्टेप में क्या निकालना, फोर्स निकालना, फोर्स। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप ले रहा हूँ, फोर्स निकालो। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाया 11th क्लास का, माइनस du/dx, एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें से ये एनर्जी आ चुकी है यहाँ से। तो अब इसका F इज इक्वल टू माइनस, और एक माइनस पहले का तो प्लस हो गया, तो 1/4πε0 2P1P2 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये प्लस हटा देता हूँ, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करना d/dr विथ रिस्पेक्ट टू r, r इज द डिस्टेंस। अब फोर्स आ जाएगा इससे, तो F इज इक्वल टू, देखो जो जो चीज़ें बेकार है बाहर करो, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, बस ये आर क्यूब काम का है, तो यही अंदर रहेगा। तो 1/4πε0 2P1P2 कॉन्स्टेंट से बाहर हो गए, डिफ्रेंसिएशन बचा है r की पावर -3 का विथ रिस्पेक्ट टू r। अब बता r की पावर -3 का डिफरेंशियल क्या होता है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 2P1P2, आर की पावर -3 का डिफरेंशियल होगा -3 आर की पावर -4, ऐसे ही होगा ना। अरे n x टू दी पावर n -1 होता है ना डिफरेंशियल x टू दी पावर n का, ये पावर कूद के आगे आती है, ऊपर से कम होता है, तो पावर कूद के आगे आई, पावर कूद के आगे आई और ऊपर से कम हुआ, तो -3 का -4 हो गया। ठीक है, तो इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 2P1P2, ठीक, माइनस लगा दो 2P1P2 अपॉन ये 3 भी आएगा, ऊपर ही आएगा, तो 6 कर देता हूँ इसको मैं, 6 और अपॉन में r की पावर
4। ये फोर्स है, और जब भी फोर्स के आगे निगेटिव आ जाए तो देखना प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर मैं चार्ज के साइन लूँ तो 1/4πε0 यानी कांस्टेंट तो होता ही है। अगर चार्ज का साइन लूँ माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस। तो निगेटिव बताता अट्रैक्शन, बाकी कुछ नहीं बताता। तो कभी कभी क्या करते हैं, निगेटिव लगा लिख देते हैं या अट्रैक्शन लिख देते हैं। कभी भी दोनों एक साथ मत यूज़ करना, क्योंकि निगेटिव का मीनिंग ही अट्रैक्शन है। और अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों साइन लेने पड़ेंगे। इस जगह पे प्लस प्लस, ठीक है, तो दोनों जगह प्लस प्लस लोगे तो प्लस ही में आंसर आ जाएगा। इधर भी माइनस माइनस लोगे तो भी अल्टीमेटली प्लस में आंसर आएगा फोर्स का। तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। और फोर्स यदि पॉजिटिव आ गया तो बोलना रिपल्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया तुमको कि तुम चार्ज का साइन ही मत लो, तुम अट्रैक्शन रिपल्शन लिखो। बाकी कुछ किताब वाले क्या करते हैं कि अट्रैक्शन रिपल्शन की जगह प्लस माइनस यूज़ करते हैं, और कभी कभी आ भी जाता है। जैसे इसमें माइनस ही आ गया तो अब क्या करोगे, तो फिर ये बोलोगे कि इतना फोर्स लगेगा, लेकिन माइनस है इसलिए क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन, लेकिन माइनस लगा है ना तो ये मत लिखो, और कर दो। अब माइनस नहीं लगाओगे तो तुम्हें अट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, तो इतना लिखो और साथ में अट्रैक्शन लिखो, माइनस मत लगाओ। या माइनस लगाए तो लगे रहने दो, उसका मीनिंग ही अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये फोर्स आया, अट्रैक्टिव फोर्स होगा इतना। ठीक, चलिए नोट कर लें ये वाला क्वेश्चन डायपोल का। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। ये तो डिफ्रेंसिएशन है, इसका कुछ नहीं है। साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट ओनली, ओनली का डिफरेंशियल जीरो होता है। चलिए नीचे ले रहा हूँ, ये भी कोई कंसेप्ट ही है, अभी काम का नहीं है। ठीक है, इसको भी यहाँ लिखे रहने, रफ लिख देते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिया है मैंने। रफ नहीं है, फेयर ही है, कंसेप्ट लिख देता हूँ। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें आगे। सेम क्वेश्चन है, यही का यही क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन डायपोल अब की बार ये जो रखा हुआ है ऐसा, इसकी जगह दोनों पैरेलल रखे हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल डायपोल्स आर प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स विच वन डायपोल एक्सर्ट्स ऑन द अनदर। सेम क्वेश्चन, लोकेशन चेंज हुई है। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन द गिवन फिगर फाइंड potential energy and force on another dipole and force on one dipole, कोई सा भी एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डायपोल रखिए कैसे, तो डायपोल रखे हुए हैं ऐसे, एक रखा डायपोल ऐसा, इसका डायपोल मोमेंट इधर दे दिया P1, और दूसरा डायपोल भी ऐसे ही रखा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट भी इधर ही दे दिया P2। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें ऐसा नहीं पूछते ये लोग, क्या पूछते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4 की 1/r की पावर 2, ऐसा पूछते हैं। तो क्या होता है, बच्चों को कूलम्ब्स लॉ याद होता है तो वो ये बता देता, जबकि डायपोल में ऐसा नहीं है। डायपोल में 1/r की पावर 4 से प्रोपोर्शनेट होगा, क्योंकि अभी अपन ने डिराइव किया। तो ये याद रखना है, कूलम्ब लॉ के चक्कर में मत पड़ना है। कूलम्ब्स लेने नहीं आया, ये एनर्जी से निकाला है, और ये डायपोल के लिए पावर 4 हो जाता। ठीक है, चलिए अब ये दो डायपोल ऐसे रखे हुए हैं, अब इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये डायपोल जो यूँ रखे हुए हैं, इनके बीच का एक डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस इनके बीच का मान लो r। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी एनर्जी बताएं। सबसे पहली चीज़, हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बनाया, -PE sin थीटा, ये फॉर्मूला था। किस पे निकाल रहा हूँ, मान लो इस पे निकाल रहा हूँ।
तो इस पे निकाल रहा हूँ तो एनर्जी 2 की, पी किसका, वो भी 2 का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का। और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी पी के बीच का, इन दोनों के बीच का थीटा है। थीटा इन दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच का, ठीक। तो इन दोनों के बीच का एंगल बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चाहिए तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए देखो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। अरे याद आ रही है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे डायपोल क्या देता था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऐसा था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। यहाँ से एक यूं रहता था, यहाँ पे प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, और हमने यूं करके एक लाइन खींच के आर डिस्टेंस पे बोला था कि यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखो, प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड, इस माइनस ने खींच लिया इस साइड, तो इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ये ब्रॉड साइड ऑन का था, और इसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 2p/r की जो क्यूब की जगह p/r क्यूब, और यहाँ से यहाँ तक का r था, यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बताओ कि ये वाला जो डायपोल रखा था ये प्लस था, ठीक है, ये वाला क्या था, प्लस था, और ये वाला माइनस था, ऐसे ही दिया है। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस होता, ये माइनस से प्लस। तो ये ध्यान रखना कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, परपेंडिकुलर में उसके उल्टा फील्ड होता, जबकि इसके पहले ऊपर वाले में जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये कब होता है, एंड ऑन पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में उसी तरफ होता है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे याद रखें वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो फिर उसके बनने वाला 90 डिग्री पे जो है ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसका अपोजिट है। तो देखो इसका इधर है ना, तो इसका जो वो आएगा, बनाएंगे अपन डायग्राम। तो इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊंगा, तो पहले मुझे यहाँ से एक सीधा लाइन खींचनी पड़ेगी यूं, और यूं लाइन खींचने के बाद मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का, ठीक है। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। अरे कोई डाउट है क्या, देखो ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं ना, ये लाइन डायपोल की थी, तो जो डायपोल की लाइन होती है उसी के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, बस ये इधर होता है इधर होता है। तो ये जब मैंने इधर बनाई तो ये नीचे बना दिया, डायपोल मोमेंट इधर ले लिया तो इधर बनाया, डायपोल मोमेंट इधर ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इधर बना दी, क्योंकि मुझे यहाँ एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में, और एंगल दिख रहा है कितना, 180 डिग्री P2 और E के बीच में। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर 180 डिग्री आ रहा है, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि P2 है इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो इस साइड है, अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन इस फॉर्मूले में वापस आ जाएं। ये जो फार्मूला है ये उस पर वापस आए, तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो U2 इज इक्वल टू माइनस P2 की जगह P2, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इसको उठा के जो है वो यहाँ रखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 में, ठीक है। तो यहाँ रखा तो 1/4πε0 P कौन सा 1 है ना, P1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का है ना, इसलिए 1 P1/r3 ये रख दिया। और उसके बाद साइन और थीटा कितना 180 डिग्री, तो साइन 180। क्लियर हुई बात, साइन 180, अच्छा साइन नहीं रहता यहाँ कॉस रहता, माइनस पी कॉस थीटा था ना फॉर्मूला, तो हाँ माइनस पी कॉस थीटा फॉर्मूला होता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा। साइन से मुझे इसलिए वो लगा क्योंकि तो जीरो हो जाएगा अगर साइन होगा, तो इट इज़ पी कॉस थीटा, चेंज कर लो उसको, ठीक है। तो इट इज़ कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ कॉस आएगा तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा। और व्हाट इज़ कॉस 180, कॉस 180 -1 होता, तो इससे U2 आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू मैंने डाल दी, कॉस 180 -1 ये डाली वैल्यू, तो यहाँ जब -1 डालूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4πε0, ये P1 ये P2 और अपॉन में क्या आ गया R3। तो ये आ गई तुम्हारी वही पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट इसमें?
एक क्वेश्चन पूछा था ना पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो निकाल दी भाई। दूसरे क्वेश्चन पे उसने क्या पूछा, फाइंड द फोर्स। फोर्स के लिए अब मैंने तुम्हें बता दिया डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फोर्स ऑन सेकेंड डायपोल, सेकेंड डायपोल पे फोर्स कितना लग रहा है, तो सेकेंड डायपोल पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 अपॉन आर क्यूब। अब इसमें से सब चीज़ें बाहर ले लो जो जो काम की नहीं है। कौन कौन सी, ये सब बाहर, यहाँ से यहाँ तक बचेगा इतना सिर्फ। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ r की पावर -3। r की पावर -3 का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है वो होता है कितना, -3 आगे r की पावर -4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P1 P2 और अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा और 3 आगे आ जाएगा। अब इसका ये जो फॉर्मूला आया है इसके अंदर साइन कैसा आया, पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव क्या बताता, अट्रैक्शन की रिपल्शन, तो उसका आंसर है रिपल्शन। तो इस केस में रिपल्शन होगा क्योंकि पॉजिटिव रिपल्शन बताता है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे देखो, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, और क्या दिखाता, रिपल्शन दिखाता, इसलिए वो रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा एंड दिस रिपल्सिव फोर्स इज अगेन प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन r टू द पावर 4। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ये r की पावर 4 में चला जाता है डायपोल के क्वेश्चंस। ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है, ये टॉपिक का नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। क्लियर हुई ये बात। तो ये डायपोल जो है वो अपना ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो डायपोल में क्या क्या चीज़ें थी एक बार मैं शुरुआत से सिर्फ नाम नाम लिखा रहा हूँ उसका। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं सिर्फ नाम नाम देख लें इसका, शुरुआत से बता रहा हूँ बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा कि डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता है, तो दो चार्जेस होते हैं जो कि कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल HCl, H प्लस Cl माइनस। ठीक, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको अपन कैपिटल P से लिखते हैं और Q इंटू 2L इसकी वैल्यू होती है। 2L जहाँ पे इस डायपोल की लंबाई है, कुछ लोग L लेना चाहें तो L भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। अच्छा, डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, और दो से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वेक्टर फॉर्मूला लगाना। ठीक है, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा वेक्टर से इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकलेगा। दो से ज़्यादा के क्वेश्चन आएंगे तो। तीसरे नंबर पे हमने निकाला किसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, डायपोल ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कहाँ पे, तो प्लस इधर माइनस इधर, एक बनाया एक्सियल पोजीशन पे और एक बनाया इसने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे और एक इसने बनाया जनरल पोजीशन। तो इस तरीके से तीन फॉर्मूला इसके होगा और इसमें बिग बिग के लिए और स्मॉल के लिए, दोनों के लिए अपने को अलग अलग निकालना, बिग डायपोल के लिए और स्मॉल डायपोल के लिए। फिर चौथे नंबर पे हमने बोला कि डायपोल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है जो कि होता है P साइन थीटा। और यदि उसको रोटेट कराने की कोशिश करते हैं तो उसको वर्क करना पड़ता है हमको, तो वर्क डन होता है इसका P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और एनर्जी हो जाती है -P कॉस थीटा। ठीक, और यदि इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये अपने जगह पे ऑसिलेशन करने लगता है, तो वो स्टेज होती है ऑसिलेशन की, उसका भी टाइम पीरियड निकल जाता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डायपोल डायपोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो 1 अपॉन r टू दी पावर 4 होता है और उनकी एनर्जी भी निकाल ली। इतने पॉइंट्स पढ़े, अब इनको जो है वो सिस्टमेटिक एक जगह पे लिख लो और याद कर लो। ठीक है, तो ये डायपोल पूरा कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब थ्योरी पढ़ेंगे तो वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन उससे देखते हैं अगली क्लास से। ये डायपोल तक कंप्लीट कर लो, एक कॉपी बनाएं फॉर्मूले की, उसके अंदर सब लिखते जाएं आज तारीख तक जितना पढ़ाया। ठीक है।